नमस्कार दोस्तों। ये चैप्टर 5 है लक्ष्मीकांत का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इस वीडियो में हम मेनली 4 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज होती क्या हैं, इन्हें बनाने के पीछे का मोटिव क्या है, वो जानेंगे। दूसरा, कि भारत एक यूनियन है या फेडरेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आखिर भारत बना कैसे। तीसरा, एक स्टेट का नाम चेंज कैसे किया जाता है, जैसे अभी हमने देखा है केरला का नाम चेंज हुआ है, केरलम हो गया है वो, तो एक स्टेट का नाम चेंज कैसे होता है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और चौथा, क्या भारत की सरकार, भारत की संसद भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक यूनियन क्या होता है। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन होता क्या है। सबसे पहले यूनियन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फेडरेशन। देखिए, जो फेडरेशन शब्द है ये फोइडस से आया है, जिसका मतलब है ट्रीटी। तो फेडरेशन का जो मतलब होता है कि वो स्टेट जो बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हो। मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन स्टेट से मिलकर एक बड़ा स्टेट बना, तो ये स्टेट है फेडरेशन। ठीक है। एग्जाम्पल, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है, बहुत सारे स्टेट, 50 स्टेट से मिलकर बना है। धीरे धीरे स्टेट्स जुड़ते गए और अभी इनकी संख्या 50 है। ठीक है, तो ये होता फेडरेशन। लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में कहीं फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है। वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है यूनियन। तो देखिए, यूनियन और फेडरेशन में अंतर ये है कि फेडरेशन बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना होता है, लेकिन यूनियन ऐसा नहीं है। भारत जो पूरा हम ज्योग्राफी हम देखते हैं, वो बहुत सारे स्टेट से मिलकर नहीं बना है। ये पहले से ही एक था ब्रिटिश टाइम पे। इनको हमने फेडरल पावर्स दी हैं। ठीक है। दूसरा, एक फेडरेशन में जो एक स्टेट है वो चाहे तो यूनियन को छोड़ के अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ये ऑप्शन नहीं है। भारत का कोई भी राज्य अगर वो चाहे कि भारत को छोड़ के वो अलग हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, भारत बहुत सारे स्टेट से मिलकर नहीं बना, भारत पहले से ही इकट्ठा था, एक पूरी टेरिटरी थी। ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स का मान लीजिए टेक्सास, अगर वो चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन भारत का अगर कोई स्टेट चाहे अलग होना तो नहीं हो सकता है। ठीक है। और जब हम फेडरेशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके से फेडरेशन बनते हैं, जो और भी आपको क्लियर मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मिलके बनना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि पूरी टेरिटरी थी, उसमें हमने जो बहुत छोटे छोटे भागों में हमने तोड़ दिया और उनको कुछ पावर्स दे दी, तो ये होता है डिसइंटीग्रेशन। तो भारत जो बना है ये सेकेंड वे डिसइंटीग्रेशन से बना है, ना कि इंटीग्रेशन से। तो ये डिफरेंस होता है फेडरेशन और यूनियन में। तो अब हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इट मीन्स कोई भी स्टेट भारत को नहीं छोड़ सकता। दूसरा, भारत बहुत सारे स्टेट से मिलके नहीं, इंटीग्रेशन से नहीं बना है, डिसइंटीग्रेशन से बना है। पूरी टेरिटरी, उसको छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर देते हैं और उनको पावर दे देते हैं। तो एक तरीके से एक फेडरल फीचर ही है, लेकिन ये जो 2 डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं यूनियन शब्द यूज करने से। तो भारत की जितनी भी टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हों या 8 यूनियन टेरिटरीज हो, सभी मेंशन्ड हैं शेड्यूल 1 में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, एक है यूनियन ऑफ इंडिया और एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं। ठीक है। जब बात हो यूनियन ऑफ इंडिया तो आप समझ लीजिए 28 स्टेट्स की बात हो रही है।
लेकिन जब बात हो टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें सब कुछ आता है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और भी कोई टेरिटरी किसी प्रकार की अगर भविष्य में बनती है वो सभी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है। तो ये मेन डिफरेंस है यूनियन ऑफ इंडिया में और टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 को हम देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि एडमिट और एस्टैब्लिश करने की। ये जो आर्टिकल 2 है ये एक तरीके से सहूलियत देता है हमारे पार्लियामेंट को कि अगर वो चाहे, कोई बाहर की टेरिटरी है, कोई बाहर का स्टेट है, वो भारत में मिलना चाहे तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं अभी, तो एक है एडमिट और एक होता है एस्टैब्लिश। एडमिट करने का मतलब है कि पहले से एक स्टेट बनी हुई है, उसको बस एडमिट, जैसे स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बनी बनाई टेरिटरी है, उसको भारत में मिलाना है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एडमिशन होगा उस टेरिटरी का। दूसरा होता है इस्टाब्लिश। इस्टाब्लिश शब्द हम तब यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए हम पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन में हम कहीं घूम रहे हैं, हमारे नेवी के जवान घूम रहे हैं शिप्स पे, और वहाँ पर उन्हें एक सुनसान एक आइलैंड मिलता है जिसको किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम पहले सिस्टम इस्टाब्लिश करेंगे, फिर भारत में मिलाएंगे, ठीक है। तो अगर पहले से वहाँ पे सरकार चल रही है, सारा सिस्टम पहले से है, तो हम उसे एडमिट करेंगे। अगर खाली जमीन है, कुछ नहीं है सिस्टम, तो वहाँ पे हम उसे एस्टैब्लिश करेंगे भारत में, ठीक है। तो एस्टैब्लिश करने में एक स्टेप बढ़ जाता है कि हमें पूरा सिस्टम रेडी करना पड़ता है, और दोनों में वो भारत का हिस्सा ही बनेंगे। लेकिन ये जो एडमिट और एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन है ये यूनियन ऑफ इंडिया के लिए है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। तो अगर हमें किसी टेरिटरी को भारत में मिलाना है, अगर स्टेट के अंदर हम जोड़ दें या फिर स्टेट ही बना दें उसे, तब तो आर्टिकल 2 का यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हमें उस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बनाना है तब इसका प्रयोग नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए 1854 में फ्रांस ने अपनी बहुत सारी टेरिटरीज हमें दी, जैसे चंद्रनगर था, कराईकल, माही, पुडुचेरी, ठीक है, और यानम। तो उसमें से जो चंद्रनगर था वो वेस्ट बंगाल के करीब था, तो वहाँ पे आर्टिकल 2 का यूज़ करके उस चंद्रनगर को हमने वेस्ट बंगाल में मिला दिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया, तब यहाँ पे आर्टिकल 2 का यूज़ हुआ। लेकिन जब हम 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं, जहाँ पे दादर नगर हवेली को भारत में जब मिलाया गया एज एन यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, ना कि आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम कोई बाहर की टेरिटरी है उसको यूनियन में मिला रहे हैं, मतलब किसी स्टेट में मिला रहे हैं, या उस टेरिटरी को एक स्टेट ही बना दे रहे हैं, तब तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम वो जो बाहर की टेरिटरी है उसको हम यूनियन टेरिटरी के तौर पे भारत में मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल 368 का प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक केस भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 के लगभग में था। और वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल 2 है वो बेसिक स्ट्रक्चर का अगर वॉल्यूशन करता है, जिस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो कहने का मतलब आर्टिकल 2 भी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। अब बात आती है आर्टिकल 3 के बारे में और हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, कि एक स्टेट बनता कैसे है या उसका नाम कैसे चेंज होता है। तो देखिए, अगर आर्टिकल 3 का जो प्रोविजन कहता है कि अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो कैसे होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2026 का, केरला का। केरला का नाम चेंज करें, केरलम हो गया है, तो वो कैसे चेंज हुआ होगा। सबसे पहले अगर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है।
प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे कि हाँ आप इसको, इनका नाम, स्टेट का नाम चेंज करिए, आप कर सकते हैं। तो एक बार फर्स्ट स्टेप कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। अब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिलने के बाद जो इंटायर प्रपोजल है वो कंसर्न स्टेट के पास जाता है। मान लीजिए अभी केरला की बात हो रही है तो केरला के पास गया होगा कि भाई आपका नाम ये चेंज हो रहा है, उनके सजेशंस को सुने जाते हैं। एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में आपको बताना है कि आपके सजेशन क्या है इस पूरे फ्रेमवर्क पे, सॉरी। तो उस टाइम में अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, अगर उनको और टाइम चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या पार्लियामेंट, हम कह सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसके टाइम को और बढ़ा सकती है। और उसके बाद जब उनका सजेशन ले लिया गया, उसके बाद बिल को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है तो ये बिल पास मान लिया जाएगा और नेम, टेरिटरी जो भी चेंज करना है वो हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी सजेशन कंसर्न स्टेट देता है वो बाइंडिंग नहीं है, वो किसी तरीके की फाउंडेशन नहीं है पार्लियामेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। एक तरीके से उनसे बस एक सजेशन मांगा गया है कि आपके क्या विचार हैं इस पे, ठीक है। तो ये एडवाइजरी नेचर है उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं स्टेट्स के। तो इस तरीके से स्टेट्स का नाम चेंज कर, अगर मान लीजिए केरल खुद चाहती कि हाँ भी हमारा नेम चेंज हो तो केरल का नाम कैसे चेंज होता? सबसे पहले केरला के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होगा। वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होके जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। होम मिनिस्ट्री वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट से फिर एनओसी लिया जाता है। अगर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो एनओसी दे देते हैं कि हाँ भाई ये नाम जो चेंज करवाना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं एनओसी अगर दे देते हैं तो फिर इसे पेश किया जाता है पार्लियामेंट में और सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी स्टेट के नेम को चेंज करना, उसकी टेरिटरी को बड़ा करना है, छोटा करना है किसी भी स्टेट का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट को छोटा कर दे, चाहे किसी स्टेट को बड़ा कर दे। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक और में जो तीसरा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यूनियन टेरिटरीज बनाई ही क्यों जाती हैं। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बॉर्डर एरियाज जो हैं, जो एक कह सकते हैं बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज जो हैं, टेरिटरीज जो हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल की आवश्यकता होती है ताकि वहाँ पे उन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को हम देखते हैं, लद्दाख है, ये बॉर्डर एरियाज है। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होगा तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। एक दूसरा कारण यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे का होता है कि वो टेरिटरी बहुत छोटी है तो उसके लिए अलग से स्टेट पूरा सिस्टम बैठाना पॉसिबल नहीं दिखता है। और इसका एग्जांपल है लक्षद्वीप, काफ़ी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पे आप एक पूरा स्टेट सेटअप करें पूरा सिस्टम, तो वो बहुत फिजिबल नहीं लगता है, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, तो उसे यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कारण ही यही है कि भाई वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सब कुछ वहाँ पे है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली चीज़ें चल पाएँ। और कल्चरल भी कारण होते हैं बहुत बार। दादर नगर हवेली, दमन दीव में हम कह सकते हैं कि थोड़ा एक कल्चरल प्रोटेक्शन भी एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट हो सकता है किसी भी एरिया को, किसी भी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे। तो बहुत सारे कारण हैं एक एरिया को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे। पहला कि भाई बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए। दूसरा कुछ बहुत छोटा है,
तो एक स्टेट का पूरा सिस्टम बैठाना बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तीसरा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, जैसे दिल्ली हो गया, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर चाहिए ताकि प्रॉपरली वो फंक्शन कर पाएँ। कल्चरल भी कारण हो सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं एक यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए। अभी भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और एक और यहाँ पे चीज़ याद करेंगे, एक और चीज़ को हम देखेंगे, वो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन कि क्या भारत की सरकार भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो देखिए क्या होता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो सर साइरल रेडक्लिफ थे, उनकी ड्यूटी लगी कि भाई आपको मैप बनाना है इंडिया पाकिस्तान का। उन्होंने मैप बनाया क्योंकि बहुत कम टाइम था, उन्होंने मैप बनाया, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि बेरूबरी यूनियन जो था एक्चुअली में भारत का ही पार्ट था, लेकिन उसे उन्होंने मेंशन नहीं किया भारत के मैप में। अब क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया तो प्रॉब्लम ये हो गया कि पाकिस्तान ने फिर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमसे बिलोंग करता है। तो फिर डिस्प्यूट स्टार्ट होता है और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जाता है कि बेरूबरी यूनियन को आधा पाकिस्तान को दे दिया जाए और आधा भारत के पास रहे। इसके लिए नेहरू नून एग्रीमेंट साइन होता है 1958 में। लेकिन फिर क्या ये बात आती है कि जैसे हम आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट के को हम छोटा कर सकते हैं, तो क्या आर्टिकल 3 का यूज़ करके हम किसी स्टेट के पार्ट को दूसरे देश को दे सकते हैं। और एक और यहाँ पे बात आई, जैसे एंट्री 14 है हमारे यूनियन लिस्ट का, उसमें है कि ये यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। वहाँ पे देखा गया कि क्योंकि नेहरू नून एग्रीमेंट हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी यूनियन गवर्नमेंट की है, तो एंट्री 14 को क्या हम यूज़ करके ये कर सकते हैं। इसके लिए ये कन्फ्यूजन था, तो इसके लिए ये जो बात है ये जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सहारा लिया गया और वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आर्टिकल 3 और ये जो एंट्री 14 है इसके तहत आप नहीं कर सकते। अगर आपको बेरूबरी यूनियन देना है तो आपको आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट के बारे में बताती है, तो आप आर्टिकल 368 का यूज़ करके आपको शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और तब आप इसको दे पाएंगे। और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 आता है और जिसमें जो बेरूबरी यूनियन था उसे उसका आधा पार्ट पाकिस्तान को दे दिया गया और इस तरीके से डिस्प्यूट ख़त्म हुआ। तो आपने ये भी देख लिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला कि एक्चुअली में यूनियन टेरिटरीज होती क्या है, आखिर इन्हें बनाने के पीछे का मोटिव क्या है, वो आपको अब पता है। दूसरा, यूनियन फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है, भारत क्या है, यूनियन है या फेडरेशन, ये भी आपको पता चल चुका है। एक स्टेट का नाम चेंज कैसे किया जाता है, ये भी आपको पता चल चुका है। और चौथा कि एक कि क्या जो पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं या नहीं, जो हमने देख लिया बेरूबरी यूनियन के केस में। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, वीडियो लगभग 19-20 मिनट की हो गई है। तो मैं बाकी की चीज़ें जो चैप्टर 5 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और तब तक के लिए अलविदा लूँगा आपसे। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो आप लाइक ज़रूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।